चैतन्य कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स और यंग स्टूडेंट्स, मुझे खुशी है ये देख करके कि इस कॉलेज में, इस सभागार में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, छात्राओं की संख्या ज़्यादा है। आप लोगों के दृश्य याद होगा जब मून लैंडिंग का कार्यक्रम चल रहा था, चंद्रयान का, तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि उस चंद्रयान को सफल बनाने में सबसे ज्यादा महिलाओं का हाथ था, जो महिला साइंटिस्ट के इंसान। इससे ये सिद्ध होता है कि महिलाएं जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रही हैं। मुझे खुशी है कि आज इस सभागार में भी आप लोगों की संख्या, जो हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारे बॉयज हैं, उनसे ज्यादा है। बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक। साइंस डे आप लोगों को पता है 28 फरवरी को मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये भी शायद आपको पता होगा। कोई बता सकता है आप में से? कोई भी बेशक बताइए, सही है अगर हाँ बता बताइए। हमारे ऐसे एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्हीं की जो खोज है, जिस दिनांक को वो खोज हुई थी, उस दिनांक को सेलिब्रेट करने के लिए भारत सरकार जो है ये साइंस डे, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और उद्देश्य ये है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि पैदा करें। साइंस का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में सभी को बताएं और कुछ नया करने के लिए सभी को प्रेरित करें। ये इस पूरे साइंस डे सेलिब्रेशन का मूल उद्देश्य है। मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन उन साइंस के कुछ दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। साइंस जो है हमारे जीवन को सरल भी बनाता है और साइंस कुछ ऐसे साइड इफेक्ट भी देता है जिससे हमें जो है बाद में परेशानी भी होगी। उन परेशानियों के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा और उसके बाद में नवाचार, इनोवेशन है, जो आप लोग मॉडल बनाते हैं, कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, तो उसको कैसे एक अंजाम तक ले जाया जाए उसके बारे में कुछ दो चार बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। कल हमारे रीजनल साइंस सेंटर में लोगों ने साइंस डे मनाया और उसमें हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसके प्रणेता जो है वो डॉक्टर रमन रहे हैं, जिनके स्मृति में साइंस डे मना रहा है। उस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर का जो टॉपिक था वो ये था कि इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। इन्वायरमेंट से आप समझते हैं क्या? इन्वायरमेंट क्या होता है? पर्यावरण क्या है? कोई भी पर्यावरण क्या होता है आप बोलो। हमारे आसपास के वातावरण को हमारे आसपास जो भी है, चाहे वो हवा है, पानी है, आकाश है, पृथ्वी है, जो भी भौतिक चीजें हैं वो सभी हमारा पर्यावरण होता है। और आज के जो साइंस के दुष्परिणाम या साइंस के टेक्नोलॉजी के जो साइड इफेक्ट्स है वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित भी कर रहे हैं। हमारा साइंस या टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है कि हमारे जीवन को सरल बनाना है। जो ऐसी चीजें हम इजाद करते हैं, ऐसी नई चीजें हम इजाद कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट हमारे टेक्नोलॉजी इजाद कर रहे हैं, जिससे हमारा रहना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना सभी कुछ सरल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल फोन को देख लीजिए, कंप्यूटर को देख लीजिए। पहले जिस काम को करने में हमें बहुत समय लगता था, किसी से बात करनी हो तो हमें कॉल बुक करना पड़ता था,
अब जो है मोबाइल आपके हाथ में, आप कभी भी कहीं भी किसी से भी आप बात कर सकते हैं। आपके मोबाइल में इतने डाटा है, आपका गूगल में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, वो बहुत सारी चीजें जो है पल भर में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो ये मोबाइल बन रहे हैं, जो हार्डवेयर बन रहे हैं, जो चिप्स बन रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बन रही हैं, जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, जब वो अनुपयोगी होती है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? मोबाइल पुरानी हो जाए या फिर कोई नया वर्जन आ जाए, पुराने मोबाइल क्या करते हैं? फेंक देते हैं। फेंक देते हैं ना? तो कहाँ जाता है? वो हमारे पर्यावरण को दूषित है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन जाने अनजाने में हम ऐसी चीजों को, जो हमको हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जिसका आविष्कार हुआ है, वो जब अनुपयोगी हो जाती है, उसे फेंक देते हैं हमारे सॉलिड वेस्ट की तरह, जो म्यूनिसिपल कचरे में जाती है। और वो कचरा शायद पहले कभी किसी गड्ढे में हम लैंडफिल साइट पे भेजते थे, अब वो है जिसमें पानी के रिसाव से या बारिश से जो है वो हमारे मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर, सभी जगह जाकर के उसे प्रदूषित है। तो साइंस का ये दुष्प्रभाव भी है। मैं तीन बातें कहूंगा। जो एक हमारा सॉलिड वेस्ट है, जो हम घरों से कचरा निकालते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, डब्बे हो, टिन हो, या फिर हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट हो, फल साग सब्जी या खाने का जो वेस्ट हो, ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं? आपने देखा है कभी कभी ये सोच के देखा है कि जो हमने कोका कोला की जो प्लास्टिक की बोतल है, उससे कोका कोला पी लिया, उसको फेंक दिया, पानी की बोतल से पानी पी लिया, या फिर हम पॉलिथीन में कुछ सब्जी लेकर के आ गए बाजार से, तो जाता कहाँ है? बोलो बोलो बोलिए बोलिए, कहाँ जाता है? कचरे में जाता। और कचरे से फिर कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? आपके पामगढ़ में या बिलासपुर में जो घर घर से कचरा मिलते हैं, यहाँ पर जो म्यूनिसिपालिटी वाले हैं, कचरा उठाते हैं, वो कचरा उठा के कहाँ डालते हैं? एक शायद किसी गड्ढे में डाल देते हैं, शहर के बाहर कोई गांव के किनारे कोई पट्टी जमीन होगी, वहां डाल देते होंगे या जला देते होंगे। उसका रिसाइकल होता है कहीं? नहीं होता। और आपको पता है कि प्लास्टिक का जो डिग्रेडेशन का रेट है वो कितना स्लो है? अगर आप प्लास्टिक की बोतल को जला देंगे तो क्या प्लास्टिक खत्म हो जाएगा? क्या रहेगा? प्लास्टिक बच जाएगा ना। ये सारी जो समस्याएं हैं, जो हमारे दिनचर्याओं से जो जनरेट हो रहा है, जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ को अच्छा बना रही है, लाइफस्टाइल को अच्छा बना रही है, उन्हीं चीजों को हम जो है एक कचरे के रूप में हमारे घर से निकलता है, शहर के बाहर किसी डंप साइट पे जाता है। कुछ जगह, कुछ शहरों में शायद उसका रिसाइकलिंग भी होता है, लेकिन हमारे देश में ज्यादातर जो कचरा है, जो घरों से निकलता है, जो शहर में निकलता है, वो किसी लैंडफिल साइट पे चला जाता है। वहां पर बड़ा सा ढेर लग जाता है। जहाँ मवेशी भी जाती है, मवेशी भी प्लास्टिक खाती है। जहाँ कबाड़ वाले भी जाते हैं, कबाड़ में कुछ चुनते हैं, कुछ लोग रिसाइकल होता है। लेकिन अधिकांश कचरा जो है हमारा कहीं ना कहीं जमा हो जाता है। जब बारिश आती है तो बहुत सारा उसमें से रिस्क करके हमारे जमीन के अंदर चला जाता है। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो जमीन के अंदर चले जाते हैं, कुछ पानी में बह करके चले जाते हैं, और पानी से बह करके वो समुद्र में चले जाते हैं। इतना अथाह समुद्र है, हमारा 2/3 भाग जो है समुद्र का है।
अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे, साइंटिफिक विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि पूरा समुद्र जो है कचरे से भरा है, प्लास्टिक वेस्ट। और ऐसी भी रिपोर्ट्स आई है कि बहुत सारी जो मछली है, मछलियां जो है वो व्हेल हो चाहे शार्क हो, वहां भी पाया गया है कि उन्होंने भी प्लास्टिक कंज्यूम किया और उससे प्लास्टिक कंज्यूम करने से उनकी डेथ हुई। तो ये जो पूरा साइकिल है सॉलिड वेस्ट का, ये हमारे साइंस के साइड इफेक्ट है, जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है उसकी साइड इफेक्ट है। ये एक चीज हुई जो सॉलिड वेस्ट से हुई। दूसरी, हमारे वायुमंडल में ऐसी बहुत सारी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। ग्रीन हाउस समझते हैं आप? कोई एक समझा सकता है मुझे ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस क्या है? आपसे ही समझना चाहता हूं मैं। आप लोगों को पता होगा, मुझे मालूम है आप लोगों को पता है। आप संकोच मत करिए, बोलिए, खुल करके बोलिए। गलत बोल रहे हैं तो गलत बोलिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन बोलिए। सर हमारे वातावरण में जो भी हानिकारक गैसें जो होती है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो सभी जो है आपस में मिलकर हमारे मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ा देते हैं सर, और इसी गैसें को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। कुछ सही है, सही लाइन पे है। और कुछ इसमें ऐड करेंगे? चलिए मैं सरल शब्दों में समझा रहा हूं। आप भरी दोपहरी में किसी कार का शीशा बंद करके छोड़ दीजिए, और अगर 1 घंटे बाद आप उस कार के अंदर घुसेंगे तो आपको वहां का अंदर का टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो कांच से या जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है उससे कार के अंदर जा रही है, लेकिन वो परावर्तित होकर के बाहर नहीं निकल पा रही। तो जो अंदर का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। इसी तरह हमारा जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो सूरज के जो प्रकाश, जो सूरज की किरणें आती हैं, नॉर्मली वो परावर्तित होकर के वायुमंडल में चली जाती है, बाहर निकल जाती है। लेकिन बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं जो उसको होल्ड कर लेती है। उसको होल्ड करने से हमारा जो वायुमंडल है, जो हमारा वातावरण है, वो गर्म हो जाता है। तो इसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। जैसे मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस टाइप की जो गैसेस हैं जो प्रकाश को या जो टेम्परेचर है उसको बाहर जाने से रोकती है और एक जो पृथ्वी का टेम्परेचर है उसको बढ़ाती है। तो क्यों बढ़ रही है? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपने सुना होगा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सुना है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्यों, क्या हो रहा है? हमारा जो एवरेज डेली का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अगर कहीं पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब वो जाके 30.5 हो गया, 31 हो गया, 31.5 हो गया, 32 हो गया। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो परावर्ती किरणें हैं उनको वापस जाने से रोकती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कोई बता सकता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मैं 80-90 की बात कर रहा हूँ। पीछे से बताएं कोई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? बेझिझक होकर बताइए, गलत बता रहे हैं तो कोई डरना नहीं है। आप गलत बताएंगे तभी आप सही जवाब सुन पाएंगे। किसी को भी दीजिए, देख में किसी को भी दीजिए। वो आगे लड़के जो बैठे हैं, सर .03 से लेकर 0.04 तक। क्या 0.03 परसेंटेज? परसेंटेज पीपीएम में कोई बता सकता है?
पार्ट्स पर मिलियन। जी, कार्बन डाइऑक्साइड जाती कहाँ है वायुमंडल में, कैसे बनती है? ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, हमारे से जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और क्या माध्यम है जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि ऑक्सीजन जो किसी चीज को जलाते हैं उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे खाने को, जैसे पॉलीथीन को जलाते हैं और प्लास्टिक को जलाते हैं उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही है, आप जो बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस, आपने फोटोसिंथेसिस का भी सुना होगा। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस क्या होता है, किसी को पता है? पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? किसी को भी दीजिए। किसी को भी दे दो। सर, जो ना पेड़ पौधे होते हैं ना, वो सूर्य से आने वाली ना प्रकाश किरणों को अवशोषित करके ना अपने लिए भोज्य पदार्थ का क्या निकलता है वातावरण में? क्या ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन को रिलीज हाँ। बहुत कार्बन सही, डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन। करेक्ट। जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं और उसके बदले में भोजन बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे जंगल कम होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, और जो पेड़ पौधे हैं भी, जंगलों में आग लगती है, भीषण आग लगती है। आपके अपने देश में तो जो आग होती है वो सरफेस पे होती है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ पर सॉफ्टवुड है, जहाँ पर पाइन के पेड़ है, वहाँ पूरा का पूरा जंगल है। आपने बहुत सारे न्यूज में सुना होगा कि कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी, कितने सैकड़ों हजारों हेक्टेयर में आग लगती है, लोग मर भी जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आग लगती है। ये जो आग लगने से पेड़ जलते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने वायुमंडल में जाता है। इसी तरह जो हमारे पेड़ जो पहले ऑक्सीजन दे रहे थे, वो पेड़ अगर हमने काट दिए, उसकी जगह खेती करने लग गए या पेड़ों को संरक्षित नहीं किया, तो जितनी मात्रा में ऑक्सीजन मिलना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होना चाहिए, उतना होता नहीं है। तो धीरे धीरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है ना। जो पहले 250, आज से 30 साल 40 साल पहले 250 ppm हुआ करती थी, अब वो 400 450 हो गई। इसी प्रकार मीथेन गैस भी कैसे बनती है? हमारे जो एयर कंडीशनर्स हैं, हम एयर कंडीशनर का बहुत उपयोग करते हैं, उससे मीथेन गैस निकलती है। हम जो पशुओं को चारा खिलाते हैं, वो चारा खिलाने के बाद जो गैस पशु निकालते हैं, वो भी मीथेन गैस है। इस तरह वायुमंडल में इस तरह की गैसेस बढ़ रही हैं, जिससे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ रहा है और जनरल टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है, और इसके कारण जो क्लाइमेट चेंज की स्थिति आ रही है। और यही हमारा जो प्रदूषण का या पर्यावरण को दूषित करने का जो दूसरा कारक है, वो है हमारा वायु प्रदूषण। हमारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारी फैक्ट्री चलती है, जो बिना फैक्ट्री के तो आप कोई चीज जनरेट नहीं कर सकते। फैक्ट्री का चलना भी आवश्यक है, लेकिन उसके दूषित परिणाम या उसके जो साइड इफेक्ट है वो है कि वो बहुत सारी ऐसी गैसेस वायुमंडल में छोड़ रहे हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स। तो सेकेंड, पहला हो गया आपका जमीन आपकी प्रदूषित हो रही है, दूसरा आपके वायु प्रदूषित हो रहा है, और तीसरा हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। हमारा जो सॉलिड वेस्ट है, जो हम अर्बनाइजेशन के कारण जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसका जो भी मल है, कचरा है, वो सारा हमारे घरों से निकल करके नालों में, नालों से निकल कर नदी में, नदी से निकल करके समुद्र में जा रहा है। तो जो क्वालिटी वाटर की होनी चाहिए, चाहे वो फ्लोइंग वाटर हो चाहे अंडरग्राउंड वाटर, दोनों क्वालिटी जो है हमारी डिटेरियोरेट हो रही है। तो ये भी एक दुष्परिणाम है साइंस का। तो करना क्या चाहिए हमें, क्या करना चाहिए अगर हमें इसके
चेक करना है, हमें इसको रिवर्स करना है, तो क्या करना चाहिए? जो समस्याएं हैं उसी में समाधान भी है। हमारे जो वायु प्रदूषित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? वाहनों से हो रहे हैं, जंगलों में आग लगने से हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज से हो रहे हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवशोषित हो। हम ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करें, व्हीकल ऐसे यूज करें जो कम प्रदूषण फैलाती हो। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम सुना है आपने, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं जिसमें प्रदूषण नहीं होता। हालांकि उस जब बैटरी बनने की प्रक्रिया होती है उसमें प्रदूषण जरूर होता है, लेकिन जो व्हीकल के कारण प्रदूषण कम होता है। तीसरा, हमारा जो अर्बन हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हम मोटरसाइकिल यूज करते हैं या फिर हम कार यूज करते हैं, उसी जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। जो हम 10 गाड़ी में 100 बच्चे जा सकते हैं, या 10 गाड़ियों में जो 40 लोग सफर करते हैं, वो एक बस में 40 लोग सफर कर सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा वो जो एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल्स हैं उसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने वायुमंडल को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। इसी तरह जो हमारे घर का कचरा निकलता है, जब हम कचरा फेंकते हैं उसको सेग्रीगेट कीजिए, एक बायोडिग्रेडेबल को अलग कीजिए और डिग्रेडेबल को अलग कीजिए। और जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, उसका रिसाइकल करिए। हम खुद भी अपने घर में रिसाइकल कर सकते हैं, या जब भी म्यूनिसिपल वेस्ट के रूप में जाता है उसको भी रिसाइकल हो सकता है। तो जो समस्या है उसी में समाधान है। तो उद्देश्य मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी के दुष्परिणाम हैं जिसके लिए हम खुद दोषी हैं, वो हमें ही उसे ठीक करना पड़ेगा। हमें ही ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, हमें ही ऐसी दिनचर्या अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ऐसे हैबिट्स हमको बनाने पड़ेंगे जिससे हम वायुमंडल को कम से कम प्रदूषित करें। जो हमारे पानी के स्रोत हैं उनको कम से कम प्रदूषित करें, जो हमारी जमीन है उसको कम से कम प्रदूषित करें, कम से कम रसायन खाद का कम से कम उपयोग हो। हमारे जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, आप शर्मा जी ने बताया होगा सुबह कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती होती है, हमारी जमीन जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती जा रही है। तो ये हमारे पास ही समस्याएं हैं, हमारे द्वारा ही निर्मित की गई समस्याएं हैं, और उसका समाधान भी हमारे ही हाथों है। तो मैं आप सभी से आज साइंस डे के दिन में ये गुजारिश करूंगा कि आप इन बातों को ध्यान में रख करके जो भी हमारी दिनचर्या की चीजें हैं, जो भी हमारे उपयोग की चीजें हैं, हम रिसाइकिल कर सकते हैं, हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, हम ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करें जिससे कम प्रदूषण हो। ये हम सभी को, हम एक नागरिक होने के नाते और आपका एक युवा भविष्य के निर्माता होने के नाते आप सभी का दायित्व है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करें जो सस्टेनेबल हो, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो उद्देश्य ये था सस्टेनेबिलिटी कैसे लाई जाए हमारे दिनचर्याओं में। तो दूसरी बात है, आप लोगों ने बहुत सारे मॉडल बनाए होंगे। तो आज का जमाना जो है वो कंपटीशन का जमाना है। तो आपने अगर कोई चीज़ नई इजाद की है, आपने कोई नई प्रोडक्ट डेवलप किया है, आपने इनोवेशन से अपना दिमाग लगा करके, या कोई प्रोसेस है उस प्रोसेस को चेंज करके कुछ ऐसा प्रोसेस बनाया है जो नया है, तो ये इनोवेशन कहलाता है, नवाचार कहलाता है। तो इस इनोवेशन को आप कॉमर्शियली भी यूटिलाइज करें। कॉमर्शियली कब यूटिलाइज कर सकते हैं? यदि आप उसको, उसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, अगर आपने कोई नई चीज बनाई है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, नया प्रोडक्ट डेवलप किया है, तो उसको आज क्योंकि कॉमर्शियल जमाना है, अगर आपने नहीं किया कोई और कर लेगा, कोई और करेगा। जब वो मार्केट में उसको लॉन्च करेगा तो उसका जो भी बेनिफिट है उसको जाएगा, आपको नहीं आएगा। तो आप ऐसे जो भी इनोवेट कर रहे हैं, नए आइडियाज ला रहे हैं, नए प्रोसेस ला रहे हैं, नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसकी मदद करती है कि कोई भी इस तरह की प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, अगर आप उसको पेटेंटिंग कराना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसमें फ्री ऑफ कास्ट जो भी उसी खर्च होते हैं वो छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करती है, आपको गाइड भी करती है। तो आप जो भी इस टाइप का इनोवेट कर रहे हैं उसको जरूर से पेटेंटिंग कराएं। और आपके अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसकी ब्रांडिंग भी होती है, तो उसका जो ट्रेडमार्क है वो ट्रेडमार्क का काम भी हमारी संस्था करती है।
तो बस यही आपसे कहना चाहूँगा कि नई नई चीज़ों को सोचिए, नया करने को सोचिए, और नया करने के साथ साथ उसकी जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो आपको मिले, ये भी अच्छी है। आपने पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और साइंस डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बच्चों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने इतनी सुंदर बातें सुनी, आपको सजग, सतर्क और सचेत करने लगी। आए दिन हम इस बात को झेलते हैं कि हमारा पर्यावरण किन कारणों से प्रदूषित होता है। बजाज सर ने भी आज इन सब बातों को हाईलाइट किया और आपको फिर से एक बार जगाया है नींद से एक तरह से, तो सचेत हो जाइए। मेरा आपसे अनुरोध है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कीजिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कीजिए से मेरा मतलब ये है कि पन्नी सड़क पे फेंकने के लिए पहले 2 बार सोचिए कि मेरे इस पन्नी फेंकने से कितना नुकसान हो सकता है और कितना लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है, और इसलिए मुझे इस एक्ट को कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे मुझे नहीं फेंकना है। खुद तो कीजिए मत, 2-4 लोगों को और भी इस काम को करने से रोकिए। साइंटिफिक मैं से थोड़ी सी आगे लेके 1-2 बातें कहना चाहती हूँ सर। साइंटिफिक टेम्परामेंट रखिए से मेरा मतलब एक और है कि हम टीवी खरीदे नया घर में, उसको सेलिब्रेट करें, उसके ऊपर बकायदा सिंदूर से स्वस्तिक लगाएं, उस पर अक्षर चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, मिठाई बांटें। लेकिन उसी टीवी के खराब होने पर उसको इधर ठोक उधर ठोक करके ठीक करने की कोशिश ना करें। उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो अनसाइंटिफिक है वो तरीके हम ना अपनाएं और जीवन को ज्यादा सुकर बनाएं। साइंटिफिक टेम्परामेंट ये होगा कि हम लॉजिक और साइंटिफिक कंसेप्ट्स के ऊपर बेस करके अपने एक्टिविटीज को प्लान करें। सर मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त भी करना चाहती हूँ कि हमारा कॉलेज ग्रीन कैंपस और क्लीन कैंपस है। यहाँ हमने 1 टाइम प्लास्टिक को मना कर रखा है। एक बार यूज होने वाले प्लास्टिक की इस्तेमाल पर हमारे यहाँ पाबंदी है, और इसलिए हमारे यहाँ आपको लिटर्ड प्लास्टिक कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे भी इसमें हमको बहुत कोऑपरेट करते हैं। हमारे कैंपस को साफ रखने में हमको कहीं पर भी छोटी भी नहीं मिलती है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं भगवती मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे फेलिसिटेशन के कार्यक्रम के लिए, स्मृति चिन्ह भेंट करने के कार्यक्रम के लिए आगे आए। मैं चेयरमैन सर से अनुरोध करती हूँ कि वे बजाज सर का स्मृति चिन्ह, सर हमारा एक बच्चों द्वारा निर्मित एक प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ बच्चे ऑर्गेनिक चीजें बनाते हैं, तो उसका एक हैम्पर भी हम आपको भेंट करना चाहते हैं। और सर मुझे विश्वास है कि आपको इस अच्छी तरीके से शॉल हमारे बच्चों ने बनाया है। ये बच्चों द्वारा निर्मित इसी कड़ी में हमारे प्रथम सत्र के दोनों स्पीकर्स का भी मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ। मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ कि संदीप शर्मा जी को शॉल, मोमेंटो और हमारा गिफ्ट हैम्पर देकर उनका अभिनंदन करें। संदीप सर, आपके जैसे बड़े स्केल में तो हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों ने थोड़ी सी कोशिश की है, तो इसको जरूर आप अप्रिशिएट करिएगा। ये बंद है अभी, आप इसे घर तक करेंगे तो इसमें से बहुत सारे काम की बड़ी चीजें हैं। प्रथम सत्र के हमारे दूसरे वक्ता श्री अनिरुद्ध बघेल जी का अभिनंदन करने के लिए मैं
प्राचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ गरिमामय आप प्राचार्य महोदय मिलके उनको मोमेंटो शॉल और गिफ्ट है। आज हमारे बीच में एक और मेहमान उपस्थित हैं संतोष खंडेलवाल जी। आपका स्वागत है सर संस्था में। मैं अनुरोध करके प्राचार्य महोदय से कि वे संतोष खंडेलवाल जी को मोमेंटो देने देते हैं। प्राचार्य महोदय डॉक्टर वीके गुप्ता जी से मेरा अनुरोध है कि वे बजाज सर से कुछ बात करते हुए मन की बात कुछ कहना चाहते हो तो सभा को संबोधित करें। प्राचार्य आभार। महाविद्यालय के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का अवसर, विज्ञान दिवस के अवसर पर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ काउंसिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महानिदेशक सम्मानीय श्री एस बजाज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अत्यंत व्यस्तता के बाद भी उन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालय में आने के लिए समय निकाला। शिक्षक और विद्यार्थियों, आज सर्वप्रथम हमारा आभार हमारे मंचस्थ आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री एस बजाज सर के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर में आज इसी से आप अंदाजा लगाइए कि समय कितनी ऊर्जा है, कितना उत्साह है कि काउंसिल, छत्तीसगढ़ काउंसिल के उद्देश्य और उसके कार्य छत्तीसगढ़ के सुदूर स्थलों तक पहुंचे। इसके लिए सर समय हम आज 120 किलोमीटर की यात्रा करके हम सबके बीच आए हैं। सर हमारे पास शब्द नहीं है आपके लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे भी अधिक आपका उद्बोधन बहुत ही प्रेरणादायक था, बहुत ही अच्छी तरह से आपने, और मुझे ये देखकर और भी ज्यादा खुशी हुई कि हमारे बच्चों ने अपनी झिझक छोड़ करके प्रश्नों का उत्तर दिया। और मुझे विश्वास था और विश्वास है कि आगे भी आप अपने ज्ञान को इसी प्रकार से विस्तारित करते रहेंगे। और बहुत सारी बातें आदरणीय प्राचार्य महोदय ने कही, लेकिन एक छोटा सा एक पहलू छूट गया है। हमारा महाविद्यालय सर क्यूब कोलैबोरेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी एजुकेशन, जो मुंबई और पुणे से संचालित एक संस्थान है जो होम लैब्स पे काम करता है। तो हमारे पीएससी के बच्चे जो हैं, हमारी जो टीचर है भगवती, उनके गाइडेंस में इतने अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अभी 5 बच्चों की एक टीम गई थी मुंबई और इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और बेस्ट प्रेजेंटेशन का अवार्ड दिया। होम लैब का थीम ही ये है कि किस तरह से विज्ञान हमारे आसपास है और किस तरह से हम विज्ञान की जो दृष्टि, एक जो वैज्ञानिक दृष्टि की बात कर रही थी अभी मैडम जुगलेकर, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है आप सभी में जागृत हो, आप सभी कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, इसके लिए महाविद्यालय हमेशा प्रयास करता रहता है। और इस मंच से मैं बहुत बहुत एक बार पुनः मुख्य अतिथि महोदय के लिए आभार व्यक्त करने के साथ ही आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में वक्तव्य प्रस्तुत करने हेतु आदरणीय श्री संदीप शर्मा जी का फार्मर्स प्राइड से, श्री अनिरुद्ध जी का, एवं हमारे विशेष अतिथि श्री संतोष खंडेलवाल जी का। आप सभी ने यहाँ हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अपना मार्गदर्शन दिया, अपना अमूल्य समय प्रदान किया। आप सभी के लिए बहुत बहुत आभार। और आप हमारे जो
आज के वक्तव्य थे जब प्रारंभ हुआ फार्मर्स प्राइड से संदीप शर्मा जी जब बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे, मैं भी कुछ समय के लिए थी, तो उन्होंने सबसे पहले बच्चों से आकर ये पूछा कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो गांव में रहना चाहते हैं और कितने जो है शहर जाना चाहते हैं। तो हालांकि 80% बच्चों ने हाथ उठाकर ये कहा कि वो शहर जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब उनका वक्तव्य समाप्त हुआ होगा तो ये रेशो चेंज हो गया होगा। और इसी प्रकार से आर्य दीदी से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरा ये प्रयास रहता है कि किसी भी लर्निंग को इनलाइटनिंग होना चाहिए कि आप उन चीजों को एंजॉय कर सकें, किसी भी चीज को आप पे ऐसा ना लगे कि वो थोपा जा रहा है। और ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे। हम उसे पढ़ना है इसलिए ना पढ़ें, हम उसे जीवन में शामिल करना है और हम अपनी जिंदगी को कैसे उससे बेहतर बना सकते हैं। जैसे मोबाइल का ऐप यूज करते हैं, फिर कुछ नया फीचर आता है तो हम वो सीख जाते हैं, उसे हमें कोई सिखाता नहीं है। तो उसी तरह से हम अपनी सोसाइटी को कैसे अच्छा बना सकते हैं, हम अपने घर परिवार को किस तरह से वैज्ञानिक दृष्टि दे सकते हैं, ये सारे प्रयास जो है छोटी छोटी चीजों से आप इवन कुकिंग में क्या क्या मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं जिससे आप एनर्जी सेव कर सकें। तो ये सब कुछ जो है ये सीखने की प्रक्रिया है और विज्ञान दिवस हमें ये याद दिलाता है कि ये सीखने की अनंत प्रक्रिया, क्योंकि विज्ञान जब से जीवन है तब से विज्ञान है, सिर्फ हम इसे सीखते जा रहे हैं और शायद ज्ञान का इतना अथाह सागर है कि उसमें से हमने शायद अभी अगर 100 होती है तो हमारे पास मुश्किल से 1 या 2 होती ही, इतना अथाह ज्ञान अभी भी छुपा हुआ है इस ज्ञान के समंदर में। तो हर बरस हर आने वाले विज्ञान दिवस के अवसर पर यही नहीं हर दिन हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं और यही इस विज्ञान दिवस का उद्देश्य है। और विशेष तौर पर हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे हमारे प्रथम दिवस के वक्ता श्री अभिषेक रंजन जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार से हम सबके मध्य जुड़े थे हमारे विद्यार्थियों के साथ। इसके साथ ही डॉक्टर भरत सूर्यवंशी जी जिन्होंने बच्चों से इंटरैक्ट किया और साथ ही साथ हम विशेष तौर पर आभारी हैं हमारे इस पूरे कार्यक्रम को अपना मार्गदर्शन, अपना गाइडेंस, अपना विजन और अपनी पूरी ऊर्जा देने वाले आदरणीय प्राचार्य सर एवं IQAC के डायरेक्टर श्री विवेक जोगलेकर सर का, जिनका ये कहना चाहिए कि ज्ञान का एक परिपक्व रूप और हमारे जो सभी स्टाफ हैं जो यंग हैं, तो ये एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है हमारे महाविद्यालय परिसर में, जहाँ पर अनुभव और जो नयापन है दोनों का सम्मिश्रण है। तो हमें विश्वास है कि इस सम्मिश्रण से हमारे विद्यार्थी जो है वो और अधिक लाभान्वित होते रहेंगे। इस मंच से एक बहुत सुंदर ढंग से संचालन करने के लिए मैडम जोगलेकर का, जिन्हें कि अक्सर लोग जो है वो कहती थी या विशेष वक्ता या विशिष्ट अतिथि के रूप में सुनते हैं। आज महाविद्यालय का सौभाग्य है कि उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी उठाई। आपका भी बहुत बहुत आभार मैडम। और एक बहुत बड़ा आभार व्यक्त करना चाहेंगे हम महाविद्यालय के इस पूरे चैतन्य मुहिम के कर्ता धर्ता आदरणीय श्री वीरेंद्र तिवारी जी के प्रति बहुत धन्यवाद सर। जिस समय सर ये प्रथम अवसर नहीं है जब काउंसिल के डीजी हमारे मध्य उपस्थित है। इसके पूर्व श्री हम्बर्डे जी भी इस महाविद्यालय परिसर में हमारे एक कार्यक्रम में आए हुए थे। हमने एक नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था और उस वक्त हम बहुत छोटे, 2015 की बात है, हमारा महाविद्यालय बहुत छोटा था और हम बहुत डरते झिझकते हुए उनसे निवेदन करने गए थे। और आज उस 2015 से मैं इस 2024 को कंपेयर करती हूँ तो मुझे लगता है हमने एक लंबा सफर तय किया है और सकारात्मकता की दिशा में तय किया है। आज हमारे पास बताने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी उपलब्धियां हैं और मुझे विश्वास है कि जब अगला साइंस डे आएगा तो इस उपलब्धियों की फहरिस्त कुछ और लंबी हो जाएगी। और हम फिर से आभार व्यक्त करना चाहेंगे हमारे महाविद्यालय के जो इस कार्यक्रम के आयोजक सभी शिक्षकगण हैं जो इतने अधिक, क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, क्लासेस भी चल रही हैं और साथ में नेट के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इसके बावजूद भी पूरी ऊर्जा और पूरे उत्साह से वे इस दिवस विशेष को मनाने के लिए सामने आए और उन्होंने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। और बहुत बड़ा आभार
आप सभी विद्यार्थियों का, जिनके कारण ही ये महाविद्यालय है और जिनकी जानने की जिज्ञासा और उत्साह से हम इस तरह के कार्यक्रम करने की हिम्मत कर पाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार डॉक्टर जगदीश मैडम। मैं बहुत आभारी हूँ कि डॉक्टर गरिमा तिवारी जी के इनोवेटिव आइडियाज के फलस्वरूप हमने संजीवनी उद्यान हर्बल गार्डन यहाँ पर डेवलप किया है, जिसमें से माननीय महानिदेशक महोदय को बताना चाहेंगे कि उसमें लगभग 200 से अधिक प्रकार के एक्सोटिक और इंडिजिनस प्लांट्स हैं, जिनके प्रोडक्ट्स हम लोग इनोवेशन सेल में डेवलप करना चाहते हैं और हमें आपकी काउंसिल का मार्गदर्शन और सहयोग इसमें अपेक्षित रहेगा और पेटेंटिंग में भी हम लोग इसमें कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में मैं अतिथियों से निवेदन करूंगी, मुख्य अतिथि महोदय से और हमारे अन्य वक्ताओं से, अतिथियों से, कि वे हमारे इनोवेशन सेल का उद्घाटन और हमारे साइंस एग्जीबिशन का अवलोकन अवश्य करें और समय निकाल के हमारे बोटेनिकल हर्बल गार्डन को भी विजिट करें। Impact lecture from Innovation Council. और ये काफी लोगों ने अच्छी भी अभी एक फेयर लगाया था। बताओ भगवती। प्लांट प्रोडक्ट से बनाती है। ड्राई फ्लावर्स ड्राई फ्लावर्स ये वेस्ट प्रोडक्ट से डेकोरेटिव आइटम
मैं